जय हिंद दोस्तों। आज 9 जुलाई 2022 है। दैनिक जागरण की राष्ट्रीय संस्करण का कंप्लीट न्यूज़ एनालिसिस करेंगे जो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस या किसी भी वनडे एग्जाम के प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट होगा। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ जो भी किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ शेयर कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। वीडियो को लाइक कर दें और साथ ही साथ जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या सीधे टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, विजडम एजुकेशन सर्च करेंगे, हमारा चैनल आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पे प्रत्येक दिन जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होता है उसको इस तरह से टिक करके मैं प्रोवाइड करता हूँ ताकि इम्पॉर्टेंट न्यूज़ को आप लोग पढ़ लें, और साथ ही साथ कोई इम्पॉर्टेंट कंटेंट मुझे शेयर करना होता है तो वो भी मैं टेलीग्राम पे आपके साथ शेयर करता हूँ। चलिए शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन इंग्लिश में है लेकिन मैं इसको हिंदी में ट्रांसलेट कर दूंगा। ये क्वेश्चन मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसका रिलेवेंस है। आज कुछ मुझे आर्टिकल डिस्कस करना है आपके साथ, इसलिए मैं क्वेश्चन ये पुटअप कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2022 में पूछा था। पिछले महीने जो यूपीएससी का पेपर हुआ, यूपीएससी प्रीलिम्स का ये क्वेश्चन है। 2022 में यूपीएससी प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट रिफ्लेक्ट द इशू विथ सेनकाकू आइलैंड सम टाइम मेंशन इन द न्यूज। यानी सेनकाकू आइलैंड जो वर्तमान में चर्चा में है वो किस कारण चर्चा में। ऑप्शन ए है, इट इज जनरली बिलीव दैट देयर आर आर्टिफिशियल आइलैंड मेड बाय कंट्री अराउंड साउथ चाइना सी। ऐसा बिलीव किया जाता है कि एक साउथ चाइना सी के आसपास एक आर्टिफिशियल आइलैंड है यह, यानी सेनकाकू आइलैंड एक आर्टिफिशियल आइलैंड है, मानव निर्मित आइलैंड है दक्षिणी चीन सागर के आसपास। ऑप्शन बी है, चाइना एंड जापान एंगेज इन मैरीटाइम डिस्प्यूट ओवर दिस आइलैंड इन ईस्ट चाइना सी। यानी ईस्ट चाइना सी में चीन और जापान के बीच में एक डिस्प्यूटेड आइलैंड है यह। तीसरा है, अ परमानेंट अमेरिकन मिलिट्री बेस हैज बीन सेट अप देयर टू हेल्प ताइवान टू इंक्रीज इट्स डिफेंस कैपेबिलिटी। यानी अमेरिका के द्वारा सेटअप किया गया यहाँ पे एक मिलिट्री बेस है जो ताइवान की हेल्प के लिए निर्माण किया गया है। और चौथा, द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस डिक्लेयर देम एज नो मेंस लैंड सम साउथ ईस्ट एशियन कंट्री क्लेम दैट। यानी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ने इसे नो मेंस लैंड क्लेम किया है। नो मेंस लैंड बताया है यानी यहाँ पे कोई व्यक्ति नहीं रहता, ऐसा कुछ साउथ ईस्ट एशियन देश क्लेम करते हैं। तो ये चारों में कौन सा ऑप्शन सही है कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। वीडियो के आखिर में इस पर डिस्कस कर दूंगा और वीडियो के दौरान भी आपको इसके बारे में जानकारी हो जाएगी, क्योंकि ये टॉपिक काफ़ी चर्चा में था। यूपीएससी क्वेश्चन पूछ दिया है और मुझे लगता है कि स्टेट पीसीएस भी क्वेश्चन पूछ देगा या बीपीएससी भी क्वेश्चन पूछ देगा, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। नॉर्मली अगर यूपीएससी का पेपर देखिए तो यूपीएससी का क्वेश्चन इजी होता है लेकिन उसका ऑप्शन बहुत टफ कर देता है यूपीएससी। दोस्तों सबसे पहले मैं अपनी तरफ से विजडम एजुकेशन परिवार की तरफ से भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं शिंजो आबे जी को। शिंजो आबे जी, कल का दिन मेरे लिए काफ़ी दुखमय दिन रहा है। काफ़ी दुख हुआ इस घटना को लेकर के, क्योंकि शिंजो आबे भारत और जापान के बीच में जो वर्तमान में संबंध है, हमारे सबसे मधुर दौर में भारत और जापान के संबंध गुजर रहे हैं, उसमें एक बड़ी भूमिका रही है शिंजो आबे की। शिंजो आबे को वर्ष 2021 में भारत का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया। भारत का सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न, सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्म विभूषण। 2021 में इन्हें पद्म विभूषण दिया गया। और याद कीजिए कि 2021 में ये जापान के प्रधानमंत्री नहीं थे। तो जापान के प्रधानमंत्री जब नहीं थे तब भी इन्हें पद्म विभूषण अवार्ड दिया गया, क्योंकि भारत इसके इम्पोर्टेंस को कभी भूल नहीं सकता। जो इन्होंने भारत के लिए किया है वो अप्रत्याशित है।
इसलिए इन्हें 2021 में पद्म विभूषण सम्मान दिया गया। चलिए एक क्वेश्चन मैं आप सभी के लिए पुटअप कर रहा हूं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है भारत रत्न। आपको बताना है कि किन विदेशियों को यानी जो फॉरेन मूल के रहे हैं या फॉरेनर रहे हैं, इनफैक्ट विदेशी रहे हैं, किन विदेशियों को भारत रत्न अवार्ड दिया गया है। और मदर टेरेसा को आप लोग मेंशन नहीं कीजिएगा, क्योंकि मदर टेरेसा भारत की अपनी थी, यानी वो इंडियन हो चुकी थी। तो आपको बताना है कि किन विदेशियों को भारत रत्न दिया गया। लौटते हैं टॉपिक पे, क्योंकि शिंजो आबे का वो इम्पोर्टेंस था, इनके इम्पोर्टेंस को देखते हुए जब ये जापान के प्रधानमंत्री नहीं थे 2021 में, तब इन्हें भारत पद्म विभूषण सम्मान दिया गया। आप इनके इम्पोर्टेंस को समझ सकते हैं। भारत का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन्हें दिया गया है, शिंजो आबे को दिया गया। अच्छा, ये जापान के प्रधानमंत्री जो छोड़े हैं, पद पे छोड़े थे, तो ये अपनी इच्छा से इन्होंने पद पे छोड़ा, क्योंकि इनका हेल्थ प्रॉब्लम आ रहा था। तो इन्होंने अपनी इच्छा से जापान के प्रधानमंत्री का पद छोड़ा, ऐसा नहीं था कि इन्हें पद से हटाया गया था। 2021 में इन्हें पद्म विभूषण सम्मान दिया गया। मैं यहाँ पे आपके साथ डिस्कस ये कर रहा हूं कि आखिर भारत का क्या इंपॉर्टेंस है, शिंजो आबे के लिए भारत का क्या इंपॉर्टेंस है, या भारत के लिए शिंजो आबे ने क्या काम किया है कि 2021 में सरकार ने उन्हें पद्म विभूषण सम्मान दिया गया। इसी पॉइंट पे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कुछ पॉइंट के साथ। क्वाड की बेसिकली शुरुआत इन्होंने ही किया। क्वाड की जो परिकल्पना थी बेसिकली 2007 में हुई थी, और 2007 में इन्होंने, शिंजो आबे ने ही सबसे पहले क्वाड की परिकल्पना किया था। क्वाड की परिकल्पना प्रारंभ जो किया गया वो किया गया था भारत, जापान, यूएसए और ऑस्ट्रेलिया समुद्री आपदा के समय में राहत और पुनर्वास के लिए एक दूसरे का सहयोग कर सकते हैं। इसी के लिए क्वाड की परिकल्पना दिया गया था शिंजो आबे के द्वारा। और बाद में 2017 में अगर आप देखिएगा, 2017 में मनीला, फिलीपींस की राजधानी मनीला, वहाँ पे आसियान शिखर सम्मेलन हुआ था, और जिसमें अमेरिका के राष्ट्रपति भी आए थे, ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रपति भी आए थे, भारत के प्रधानमंत्री भी गए थे, जापान के प्रधानमंत्री भी आए थे। तो आसियान शिखर सम्मेलन से इतर ये लोग आप मुलाकात की आपस में, और ये लोग डिसाइड किए कि क्वाड को पुनर्जीवित 2017 में फिर से करना। यानी जिस क्वाड की स्थापना 2007 में हुआ था, वो क्वाड 2017 में पुनर्जीवित हुआ था। मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया था क्वाड पे, आप लोग देखिएगा कि आखिर 2017 में ही क्वाड को फिर पुनर्जीवित क्यों किया गया, 2020 में क्यों नहीं किया गया, या 2014 में क्यों नहीं किया गया। तो हर एक चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ लॉजिक होता है। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा लॉजिक है। क्वाड पे सेपरेट वीडियो बनाया, देखिएगा आप लोग। अच्छा, 2017 में देखिए, एक दो रीजन मैं बता देता हूं कि 2017 को ही क्यों टारगेट किया गया। एक तो चीन के साथ हमारा डोकलाम विवाद शुरू हो गया, तो भारत का इंटरेस्ट भी क्रिएट हुआ कि क्वाड को फिर से सक्रिय करना है। जापान और चीन के बीच में पूर्वी चीन सागर में सेनकाकू आइलैंड को लेकर के भी विवाद बढ़ा, यानी जापान का भी चीन से बनना बंद हो गया सेनकाकू द्वीप को लेकर के। और इसी सेनकाकू द्वीप पे यूपीएससी 2022 में क्वेश्चन पूछा था। मैं एक बार मैप पे आपको दिखाता हूं। ओके, ये मैप आ गया हम लोग। ये जो आइलैंड है यहाँ पे छोटा सा, ये आपको डॉट दिख रहा होगा, तो ये जो आइलैंड है, इस आइलैंड को कहते हैं सेनकाकू आइलैंड। जापान इसे सेनकाकू आइलैंड कहता है, चीन इसे कुछ और नाम से कहता है। यहाँ पे जापान है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये जापान है और ये चीन है। तो इसी आइलैंड को लेकर के बेसिकली दोनों देशों के बीच में विवाद बढ़ना शुरू हुआ, चीन और जापान के बीच में। तो इसलिए जापान ने भी उसके बाद प्रयास किया कि क्वाड को फिर से पुनर्जीवित किया जाए, क्योंकि जापान को ये बात पता है कि चीन के साथ उनके विवाद और बढ़ेंगे। तो इसलिए 2017 में जापान ने क्वाड को पुनर्रिवाइव करने का फिर से प्रयास किया था। ओके, ऊपर जो क्वेश्चन हमने पूछा था उसका आंसर यही है। क्वेश्चन में एक बार फिर से दिखा देता हूं। देखिए, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन 20 बिल्कुल सही है कि चाइना एंड जापान एंगेज इन मैरीटाइम डिस्प्यूट ओवर दिस आइलैंड इन ईस्ट चाइना सी। तो इसका आंसर ऑप्शन बी है।
चलिए दूसरा पॉइंट पे चलते हैं, बुलेट ट्रेन। भारत में बुलेट ट्रेन की नींव बेसिकली शिंजो आबे ने ही रखी थी। शिंजो आबे, मुझे याद है कि वो आए थे इंडिया और गुजरात गए थे पीएम मोदी के साथ, और वहाँ पे उन्होंने बुलेट ट्रेन की नींव रखी थी। बुलेट ट्रेन का अगर आप देखिएगा टोटल इन्वेस्टमेंट है 1.10 लाख करोड़, और ये बन रहा है बेसिकली मुंबई से लेकर के अहमदाबाद के बीच में। इसके लिए 1.10 लाख करोड़ रुपए इसमें टोटल इन्वेस्टमेंट है, जिसमें जापान 88,000 करोड़ रुपए भारत को दे रहा है। 75% से अधिक जापान हमें दे रहा है। अब ये जो पैसा दे रहा है, इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंट ये है कि इस पे जो जापान हमसे इंटरेस्ट ले रहा है वो महज 0.1% ले रहा है, और वो भी 50 वर्ष के बाद। तो एक तरह से पीएम मोदी ने कहा था कि जापान हमें फ्री में दे रहा है एक तरह से, क्योंकि 0.1% इंटरेस्ट बहुत कम इंटरेस्ट होता है। अब इसको आप कंपेयर कीजिए कि जो चीन पाकिस्तान को पैसा देता है, तो चीन पाकिस्तान को ऐसा माना जाता है कि 7-8% इंटरेस्ट पे देता है, या 6-7% इंटरेस्ट पे देता है, और हमें जापान ने 0.1% इंटरेस्ट पर ईयर के आधार पे पैसा दिया है, जो 50 साल के बाद हमें पे करना है। तो बुलेट ट्रेन जो इंडिया में शुरू हो रहा है उसको करवाने में भी शिंजो आबे की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, जो हमारा डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर बन रहा है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में कई सारे जो है वहाँ पे, जो दिल्ली से मुंबई के बीच में जो कई सारे सिटी है, वहाँ पे औद्योगिक शहर का निर्माण होगा, जैसे उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। यहाँ पे औद्योगिक सिटी का निर्माण होगा। इसके अलावा दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बेसिकली एक अलग से जो है फ्रेट कॉरिडोर का निर्माण हो रहा है। फ्रेट कॉरिडोर मतलब होता है कि एक अलग से मालगाड़ी का निर्माण होगा, जहाँ पे सिर्फ मालगाड़ी ही जाएगी, मतलब अलग से ट्रेन का लाइन का निर्माण होगा, जहाँ पे सिर्फ मालगाड़ी जाएगी। तो हमारे देश में निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए आवश्यकता है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर, यानी स्पेशल फ्रेट कॉरिडोर का, और इसका निर्माण करने में भी जापान की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका है। जापान इसमें भी भारत को सहयोग कर रहा है, और विशेष रूप से शिंजो आबे की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इसके अलावा भारत जापान प्रतिस्पर्धी साझेदारी के तहत चीन से निकालने वाली कंपनियां श्रम और जमीन उपलब्ध करवाएगा। यानी भारत जापान प्रतिस्पर्धी साझेदारी एक फोरम बनाया है। इस फोरम के तहत चीन से जो कंपनी निकल रही है, जो चीन से कंपनी कोरोना के बाद निकल रही है, या कोरोना से पहले भी चीन से कई सारे कंपनी एग्जिट करना शुरू की, जो जापानी कंपनी चीन में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट खोल लिया था, वो कंपनी चीन से जो निकल रही है वो भारत में आ रही है। तो भारत में उन्हें लेबर और लैंड ये भारत सरकार प्रोवाइड कर रहा है। इसके अलावा देखिएगा एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर, दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं, और इसको करवाने में भी शिंजो आबे की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि दोनों देश, भारत और जापान दोनों देश मिलकर के एशिया अफ्रीका के कई सारे देशों में इन्वेस्ट करेंगे, वहाँ के अवसंरचना में इन्वेस्ट करेंगे, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेंगे, अफ्रीका को डेवलप करने का प्रयास करेंगे। इसी तरह से अगर आप देखिएगा कि भारत और जापान दोनों ने मिलकर के मालदीव में कई सारी परियोजना किया है, भारत और जापान दोनों ने मिलकर के श्रीलंका में कई सारा परियोजना किया है, और एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर के माध्यम से अफ्रीका में कई सारा परियोजना दोनों देशों ने मिलकर किया है। तो ये करवाने में भी शिंजो आबे की काफी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके अलावा आप देखिएगा मालाबार सैन्य अभ्यास। मालाबार सैन्य अभ्यास जो था भारत और अमेरिका के बीच में एक्सरसाइज था, और बाद में जापान इसमें शामिल हुआ, और जापान के बाद ऑस्ट्रेलिया भी इसमें शामिल हो गया। तो क्वाड के चारों देश वर्तमान में इस एक्सरसाइज में शामिल हो गए। यानी मालाबार सैन्य अभ्यास में जापान भी एक अच्छा पार्टिसिपेंट बन गया, या एक पार्टिसिपेंट बन गया। तो यहाँ भी दोनों देश मिलकर सहयोग कर रहे हैं, और मालाबार सैन्य अभ्यास में जापान भी शामिल हुआ था शिंजो आबे के समय में ही, यानी वो प्रधानमंत्री थे। 2+2 वार्ता की शुरुआत बेसिकली दोनों देशों के बीच में हुई है। क्या होता है 2+2 वार्ता? कि दोनों देश के रक्षा मंत्री और दोनों देश के विदेश मंत्री,
रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री मिलकर आपस में बातचीत करते हैं, तो इसी को कहा गया है 2+2 वार्ता। इन्हीं के दौर में, इन्हीं के समय में, शिंजो आबे के समय में ही भारत और जापान के बीच में 2+2 वार्ता शुरू हुई है। इसके अलावा करेंसी स्वैप एग्रीमेंट देखिए, भारत ने करेंसी स्वैप एग्रीमेंट समझौता साइन किया है जापान के साथ। इसका मतलब ये हुआ कि कल की डेट में हमारे पास डॉलर की कमी हुई, हमारा श्रीलंका जैसा अगर हाल हो गया, तो ऐसी स्थिति में हम रुपए दे देंगे जापान को और जापान रुपए के बदले में हमें डॉलर प्रोवाइड कर देगा। इस तरह का एग्रीमेंट हमने बहुत कम देशों के साथ साइन किया है, जिसे करेंसी स्वैप एग्रीमेंट कहते हैं, जो हमने साइन किया है जापान के साथ। पटना मेट्रो का निर्माण जो अभी हो रहा है, वो निर्माण भी जापान की जायका कंपनी कर रही है और ये निर्माण भी शिंजो आबे के समय में ही शुरू हुआ था। तो ये तो कुछ पॉइंट मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि क्यों शिंजो आबे को पद्म विभूषण सम्मान भारत सरकार ने दिया है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं। भारत के दोस्त, एक अच्छे दोस्त आप इनको कह सकते हैं, और भारत के साथ मिलकर के कई सारे कार्य इन्होंने किया है। अमेरिका और रूस दोनों ने कहा भारत से रिश्ते अहम। देखिए, एक एडिटोरियल भी आज है और ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक इसलिए है कि अमेरिका और रूस दोनों एक दूसरे का विरोधी हैं, लेकिन दोनों के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं। इसी तरह से देखिए, ईरान और सऊदी अरब दोनों कट्टर विरोधी हैं। ईरान और सऊदी अरब दोनों के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं। इसी तरह देखिए, सऊदी अरब और इजराइल पहले तो कट्टर दुश्मन थे, अब तो कट्टर दुश्मन नहीं है, दोस्त बन रहे हैं। लेकिन जब ये कट्टर दुश्मन थे तब भी भारत का दोनों के साथ अच्छा संबंध था। सऊदी अरब के साथ भी अच्छा संबंध था और इजराइल के साथ संबंध अच्छा था। इसी तरह से देखिए, इजराइल और फिलिस्तीन, इजराइल और फिलिस्तीन आज भी कट्टर दुश्मन है और आज भी दोनों देशों के साथ भारत का अच्छा संबंध है। तो भारत विश्व में इस तरह की रणनीति आप देखिएगा कि भारत में फॉरेन अफेयर में इस तरह की भारत ने रणनीति बनाया है कि दो विरोधी देशों के साथ भी भारत के अच्छे संबंध रहे हैं और भारत इसको मेंटेन करके चला है। ये भी काफी बड़ी बात है। सीतारमण, पीयूष गोयल समेत राज्यसभा के 27 सदस्यों ने लिया शपथ। राज्यसभा के बारे में देख लीजिएगा, लक्ष्मीकांत की बुक में मिल जाएगा, बेसिक इंफॉर्मेशन जरूर देखिएगा। पेरिस में तय किए गए हरित लक्ष्यों को हासिल करने में भारत जुटा। देखिए, पेरिस बहुत ज़्यादा प्रासंगिक अब नहीं रहा। कारण क्या है कि पेरिस में जो हमने टारगेट फिक्स किया था, उस टारगेट को हमने एक्सटेंड कर दिया है ग्लासगो समिट में। पेरिस समझौता क्या है? पेरिस समझौता बेसिकली है UNFCCC की COP 2021 जो 2015 में पेरिस में हुआ था, उसमें भारत ने कुछ कमिटमेंट किया था। UNFCCC क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसकी शुरुआत हुआ था रियो कन्वेंशन 1992 में। रियो कन्वेंशन पे एक सेपरेट वीडियो मैंने बनाया था, देख लीजिएगा, अगर होगा तो टेलीग्राम पे मैं पोस्ट कर दूंगा। रियो कन्वेंशन में UNFCCC की स्थापना हुई थी और UNFCCC बेसिकली क्लाइमेट चेंज को रोकने का काम करता है, ग्रीन हाउस गैस इमिशन को कम करने का काम करता है। और इसी की जो सालाना मीटिंग होती है, सालाना मीटिंग COP 21 मतलब होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21। 21वीं जो मीटिंग हुई थी वो वर्ष 2015 में पेरिस में हुआ था और उसी में भारत ने कुछ इम्पॉर्टेंट कमिटमेंट किया था। एक इम्पॉर्टेंट कमिटमेंट ये था कि भारत 175 गीगावाट बिजली रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से 2022 में पैदा करना शुरू कर देगी। तो भारत इस कमिटमेंट की ओर आगे बढ़ रहा है, यही हमारे देश के पर्यावरण मंत्री का कहना है। अब इसकी प्रासंगिकता इसलिए नहीं रही कि भारत ने अब ग्लासगो समिट में टारगेट को बढ़ा दिया है, 2030 तक का हमारा टारगेट है और आई थिंक 500 गीगावाट का टारगेट अब हमने लॉक कर दिया। तो इसलिए बहुत ज़्यादा इसकी प्रासंगिकता नहीं रही है, बाकी इसको पढ़ लीजिएगा। रक्षा निर्यात ने पार किया 13,000 करोड़ का उच्चतम आंकड़ा। रक्षा निर्यात, डिफेंस का जो निर्यात है वो निर्यात चर्चा में,
डिफेंस एक्सपोर्ट चर्चा में, डिफेंस को लेकर के सरकार ने जो कार्य किए हैं वो चर्चा में। भारत पहली बार रक्षा उत्पाद के निर्यात करने वाले टॉप 25 कंट्री में शामिल हुआ है, ये सिप्री ने अपनी रिपोर्ट में कहा। पिछले 5 वर्ष में भारत का रक्षा निर्यात 334% बढ़ा है और भारत ने 84 कंट्री को रक्षा निर्यात करना शुरू किया। भारत अपनी जरूरत का 60% आयात करता है और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा आयातक है। भारत एक और फिलीपींस को ब्रह्मोस दे रहा है, मलेशिया को तेजस दे रहा है। विश्व स्तर पर रक्षा निर्यात और आयात को ट्रैक करने वाली संस्था स्टॉकहोम पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार $16.75 बिलियन के आयात के साथ भारत 2014 से लेकर के 19 तक विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा का आयातक था और 2021-22 में रक्षा निर्यात में भारत ने 13,000 करोड़ का आंकड़ा पार किया। तो निश्चित तौर पे भारत के दृष्टिकोण से एक अचीवमेंट है जो हमने अचीव किया। डिफेंस सेक्टर पे मैं कभी सेपरेट वीडियो बना करके डिस्कस कर दूंगा, जब मुझे समय मिलेगा तो मैं चर्चा कर दूंगा। बहरहाल 2 इम्पॉर्टेंट फैक्ट के जो चर्चा मैं पिछले दिन भी किया था और आज फिर मैं आपके साथ कर रहा हूं कि 2 कॉरिडोर का नाम याद रखिएगा डिफेंस कॉरिडोर का जो निर्माण हो रहा है। एक तो उत्तर प्रदेश में निर्माण हो रहा है और एक तमिलनाडु में निर्माण हो रहा है। उत्तर प्रदेश में जो निर्माण हो रहा है उसमें लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, चित्रकूट और झांसी में निर्माण हो रहा है और तमिलनाडु में जो निर्माण हो रहा है उसमें तमिलनाडु के 5 सिटी हैं, चेन्नई, होसूल, सलेम, कोयम्बटूर और तिरुचिरापल्ली, वहाँ पे निर्माण हो रहा है। रक्षा सेक्टर में मुझे और भी कुछ डिस्कस करना है, समय मिलेगा जैसे तो मैं सेपरेट वीडियो बना करके डिस्कस कर दूंगा। दो साल में 400 नगर वन और 200 नगर वाटिका बनेगी, ये सरकार का कहना है। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, इंपॉर्टेंट ये है कि 2015 में नगर वन उद्यान स्कीम सरकार ने शुरू किया था। 2020 में इसकी समीक्षा किया गया और समीक्षा के बाद इसमें कुछ परिवर्तन किया गया। पहले ये था कि 50 हेक्टेयर जमीन की उपलब्धता होगी तभी जाकर के नगर वन का निर्माण किया जाएगा। केंद्र सरकार के द्वारा इसका निर्माण किया जाता। राज्यों को बस ये करना था कि 50 हेक्टेयर जमीन उपलब्ध करवा देते और केंद्र सरकार इसका निर्माण कर देती। अब नगरीय क्षेत्र में राज्यों के पास 50 हेक्टेयर जमीन एक जगह नहीं था, तो ऐसे कंडीशन में कोई भी राज्य सरकार को प्रस्ताव नहीं दे रहे थे, केंद्र सरकार को प्रस्ताव नहीं दे रहे थे कि हमारे पास 50 हेक्टेयर जमीन है, आप यहाँ पे नगर वन बना दीजिए। सरकार ने 2020 में इसमें समीक्षा करके एक चेंज किया कि 50,000 हेक्टेयर जमीन की जगह अब 10 हेक्टेयर जमीन जो दीजिएगा, 50 हेक्टेयर जमीन की जगह 10 हेक्टेयर जमीन दीजिएगा तो भी वहाँ पे हम नगर वन बना देंगे, या छोटे छोटे भूमि का टुकड़ा भी दीजिएगा तो भी हम नगर वन बना देंगे। तो ऐसी स्थिति में वर्तमान में केंद्र सरकार को कई सारा प्रस्ताव मिल चुका है और 2 साल में 400 नगर वन का निर्माण केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा। आधुनिक तकनीक से ज्ञानार्जन के प्राचीन स्रोत को संरक्षित करेगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। राष्ट्रीय शिक्षा नीति अगेन काफी चर्चा में है, इसको आप लोग डिटेल से एक बार पढ़ लीजिएगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के प्रोविजन के बारे में। दोस्तों एडिटोरियल सेक्शन इंपॉर्टेंट बिल्कुल नहीं है, एडिटोरियल इंपॉर्टेंट रहता तो मैं डिटेल से डिस्कस करता, लेकिन आज का एडिटोरियल भी इंपॉर्टेंट नहीं है। हाँ ये इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग खुद से पढ़िएगा। ऑलरेडी हमने जो डिस्कस किया था कि भारत विश्व के 2 धुरों पे स्थित देशों के साथ भी भारत के अच्छे संबंध रहे हैं। मसलन रूस और अमेरिका दोनों के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं, इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं, सऊदी और ईरान दोनों के साथ भारत के अच्छे संबंध हैं, जबकि ये देश एक दूसरे के विरोधी हैं। बावजूद भारत के इन सभी देशों के साथ अच्छे संबंध हैं, तो भारत का विश्व स्तर पे कद बढ़ता जा रहा है और ऐसा माना जा रहा था कि रूस यूक्रेन वार को समाप्त करवाने में भी भारत की महत्वपूर्ण भूमिका होगी और भारत ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन भी किया, क्योंकि भारत ने दोनों देशों के, रूस और यूक्रेन दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्ष से बातचीत किया
और बातचीत करके उनके मध्य सुलह कराने का प्रयास किया। स्टार्टअप फंडिंग को शुरू होगा पोर्टल, एक नया पोर्टल सिडबी के द्वारा शुरू किया जा रहा है जो स्टार्टअप इंडिया को फंडिंग करने का काम करेगी। अब सिडबी क्या होता है ये सब देख लीजिएगा। औद्योगिक पार्कों का सदुपयोग नहीं किया तो मदद होगी मद। केंद्र सरकार जो मदद दे रही है, औद्योगिक पार्क क्या होता है, बेसिकली केंद्र सरकार वहां पे उद्योग के लिए औद्योगिक पार्क का निर्माण करती है, उसको जमीन देती है, उसको विभिन्न सुविधा देती है। केंद्र सरकार का कहना है कि अगर हमने जो आपको सुविधा दिया, जमीन दिया, हमने आपको अन्य सुविधाएं दिया, उन सुविधा का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, यानी आपको औद्योगिक पार्क में उद्योग लगाना था और आप उद्योग नहीं लगा रहे हैं, तो ये बंद कर देंगे हम। ऐसे नहीं चलेगा। आपको जमीन देने के लिए हम औद्योगिक पार्क का निर्माण नहीं किया, हमने इसलिए किया है ताकि वहाँ पे उद्योग का निर्माण कर सकें, आप उद्योग खोल सकें। उद्योग खोलेंगे तो आसपास के लोगों को रोजगार मिलेगा, उद्योग खोलेंगे तो देश का आर्थिक विकास होगा। जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण के लिए मंत्री समूह का गठन। मंत्री समूह को नाम याद रख सकते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में खास करके, कि जीएसटी काउंसिल ने हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला को मंत्री समूह GOM ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स का गठन किया। तो अध्यक्ष कौन बने हैं मंत्री समूह के? अध्यक्ष बने हैं हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला। बहुत समय तक इस पद पे, जब सुशील मोदी बिहार के उप मुख्यमंत्री थे, तब इस पद पे बहुत समय तक सुशील मोदी रहे थे। और उस समय में आई थिंक क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी में, हो सकता है अब फिर से बीपीएससी क्वेश्चन पूछ दे। इस पेज को देख लीजिएगा, ये पेज पूरी तरह से डेडिकेटेड है शिंजो आबे जी को लेकर के। चलिए दोस्तों, इतना ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ था। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।